पेट्रियाटिज्म वर्ड्स तो आपने सुना ही होगा और हम उर्दू में उसको हुबुल वतनी कहते हैं और हिंदी में उसको देशभक्त कहते हैं। और सच कहूं तो ये स्काई फोर्स फिल्म में इन्हीं वर्ड्स को पूरा डिफाइन करती है। और इस फिल्म को देखने के बाद हमें आर्मी फोर्सेस से मोहब्बत जरूर हो जाएगी, चाहे वो हम पाकिस्तानी लोगों के लिए हो या फिर इंडियन लोगों के लिए। दोनों लोग अपने अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो वो चीज इस फिल्म में दिखाई गई है। स्काई फोर्स फिल्म का इवेंट बेस्ड है 1965 और 1971 की पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जंग की, मगर ज्यादातर इस फिल्म में 1965 की बात देखने को मिली है और फिर कुछ ट्रायल्स चलते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी चलती है और ये फिर चलते चलते 1928 में ये कहानी एंड होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसके लिए पहले हम फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों बस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फिल्म की कहानी शुरू होती है अक्षय कुमार के नैरेटिव से, जो बता रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए तो उस टाइम फसाद हुए थे और कश्मीर का मामला भी हुआ था। फिर 1965 में जंग हुई और उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ और वो टाइम 1971 का था। तो वही टाइम मीन्स 1971 का टाइम है और एक इंडियन एयरबेस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स अटैक करते हैं और उसमें इंडियन आर्मी पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को मार कर गिराते हैं और उसमें एक पायलट बच जाता है और फिर इंडियन फोर्स उसको पकड़ लेती है। तो इस एक्सीडेंट को इंडियन एयरफोर्स इन्फॉर्म करती है कुमार ओम ओझा, जो बताया जाता है कि ये कैरेक्टर फिक्शनलाइज्ड है ओम प्रकाश तंजिया पर। तो ओझा फिर मिलता है पाकिस्तानी पायलट से जिसका नाम है अहमद हुसैन। तो ओझा उससे एक सवाल पूछता है कि तुम्हें ये जो अवार्ड मिला था किस लिए मिला था, जिस पर अहमद बताता है कि उसको 1965 की जंग में वो अवार्ड मिला था। तो ओम ओझा कहता है कि तुम 1965 की जंग हार गए थे मगर फिर भी तुम्हें अवार्ड मिला, क्या तुम्हें हारने पर भी अवार्ड मिलते हैं? जिस पर अहमद बताता है कि उसने एक इंडियन फाइटर जेट को गिराने की वजह से मिला था। और अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। फिर फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में चलती है और वो टाइम होता है 1965। ओम ओझा की पोस्टिंग आदमपुर एयरबेस में होती है और वहीं पर एक एयरफोर्स टीम भी होती है टाइगर्स नाम से, और उसमें एक पायलट होता है टी कृष्णा विजया और उसको सभी टेबी कहते हैं, जो कि फिक्शनलाइज्ड है अजामदा भोपिया देविया। अगर नाम गलत ले लिया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि भाई ये कोई दूसरी लैंग्वेज का नाम है तो मुझसे सही से नहीं लिया जा रहा, सो मैं यहाँ पर इसको टेबी ही कहूंगा। सो टेबी यहाँ पर ओझा को सब कुछ मानता है, एक बाप की नजर से देखता है उसको, और ओम ओझा भी उसको अपना छोटा भाई मानता है। टेबी में एक खास बात होती है कि उसको अपने मुल्क के लिए जोश और जज्बा बहुत ही होता है और इसी वजह से वो एयरफोर्स के रूल्स और प्रोटोकॉल ब्रेक करता रहता है। फिर भी उसको ओम ओझा की वजह से कुछ ज्यादा होता नहीं है और यहीं पर हमें एक जेट्स की ट्रेनिंग देखने को मिलती है जो काफी अच्छी है पर थोड़ा वीएफएक्स मजे के नहीं है। फिर एक दिन ओम ओझा का सीनियर डेविड लॉरेंस ओम ओझा को बताता है कि पाकिस्तान के पास अमेरिकन एडवांस टेक्नोलॉजी से बने 12 स्टार स्ट्राइकर फाइटर्स प्लेन आ गए हैं और अब तुम्हारा उनसे मुकाबला होगा। ओझा जब ये कहता है कि उनको भी ऐसे फाइटर जेट्स पर काम करना चाहिए तो डेविड लॉरेंस कहता है कि इंडियन एयरफोर्स के पास इतना बजट नहीं है, या यूं कहूं कि इंडियन गवर्नमेंट के पास ही इतना बजट नहीं है। फिर ओम ओझा अपनी टीम स्टार स्ट्राइकर फाइटर प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो हमारे जेट से कितना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ओझा और टेबी का एक फैमिली डिनर होता है और यहाँ पर हमें एक गाना भी सुनने को मिलता है। फिर इनको पता चलता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के एयरक्राफ्ट को मार गिराया है और ये 5 सितंबर की रात होती है। फिर डेविड ओझा को कहता है कि तुम जाओ और देख के आओ कि पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर क्या हो रहा है, मतलब कि वो कोई दूसरे बड़े हमले की तैयारी तो नहीं कर रहे, जो भी हो जस्ट हमें इन्फॉर्म करना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। देन फिर ओझा और टेबी जाते हैं और फिर इनको पाकिस्तान की एक ट्रेन दिखती है जिसमें मिलिट्री वेपन्स होते हैं। तो टेबी नजदीक जाके उसका फोटो खींच देता है और साथ ही ये दोनों उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर इसी दौरान एक मिसाइल टेबी के जेट को लॉक करता है जिस पर ओझा उसको बचा लेता है। फिर ये सेफली वापस आते हैं। देन टेबी ओझा से पूछता है कि उस मिसाइल को कैसे भटकाया, तो ओम ओझा बताता है कि मिसाइल जेट के हीट को लॉक करता है और उसके पीछे ही होता है। तो मैंने उस मिसाइल के सामने दूसरी हीट क्रिएट की अपनी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करके, जिससे वो हीट बनी और वो मिसाइल कंफ्यूज्ड हो
गया और वो वहीं ब्लास्ट हो गया। और ये बात टेबी हमेशा याद रख लेता है। ओजा वो फोटोज डेविड लॉरेंस को दिखाता है और ओम ओजा कहता है कि वो अब पहले पाकिस्तान पर अटैक करें क्योंकि वो बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। डेविड ये कहकर मना कर देता है कि इंडिया अमन चाहता है और वो पहले अटैक नहीं करेगा। फिर होती है 6 सितंबर की रात। पाकिस्तान इंडियन एयरबेस पर अटैक करता है और उसमें काफी इंडियन सोल्जर मारे जाते हैं। ओम ओजा और टेबी तो बस सभी को बचाने में लगे हुए थे, तो वो कहां से अटैक कर पाते। इंडियन गवर्नमेंट फिर इसी अटैक पर ऑर्डर देती है कि वो उसका जरूर जवाब देंगे। फिर ओम ओजा प्लान बनाता है और उनका प्लान होता है कि वो सरगोदा एयरबेस पर अटैक करेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान के बीच बड़ा एयरबेस होता है और इंडियन एयरफोर्स का टारगेट होता है स्टार स्ट्राइक फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय करना। और ओजा को लगता है कि वो सरगोदा एयरबेस पर ही होंगे क्योंकि पाकिस्तान इतना पागल नहीं है कि वो इतने महंगे फाइटर जेट इंडियन पाकिस्तानी बॉर्डर एयरबेस पर रखेगा। मगर प्रॉब्लम यह होती है कि इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे फाइटर जेट नहीं होते जो इतनी दूर सरगोदा जाकर अटैक कर सके और वापस आए। तो फिर ओम ओजा एक प्लान के हिसाब से चलता है और ओम ओजा एक एयरफोर्स की 4 टीम बनाता है, मगर उसमें टेबी नहीं होता। टेबी को जब यह पता चलता है तो वो ओम ओजा से पूछता है कि मुझे स्टैंड बाय क्यों रखा गया है, जिस पर ओजा साफ मना कर देता है। असल में डेविड लॉरेंस ने खुद ही टेबी को स्टैंड बाय रखा था। वैसे एक और भी बात है, ओम ओजा भी ज्यादा फोर्स नहीं करता क्योंकि उसने टेबी की वाइफ से वादा किया था कि वो उसकी हिफाजत करता रहेगा और उसे कुछ भी नहीं होने देता। और यही वजह है कि ओम ओजा डेविड लॉरेंस से टेबी के बारे में कुछ भी नहीं कहता। फिर होती है 7 सितंबर। इंडियन एयरफोर्स सरगोदा एयरबेस पर अटैक करती है और जितने भी स्टार स्ट्राइक फाइटर जेट होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करके निकल जाते हैं। ओम ओजा और उसकी टीम वापस एयरबेस पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि टेबी गायब है क्योंकि जिस तरह टाइम टू टाइम सभी टीम्स को निकलना था तो एक टीम नहीं जाती क्योंकि रनवे पर काफी धुआं होता है, इसलिए वो नहीं जाते। और ये सब टेबी देख रहा होता है और वो जोश में आके निकल जाता है, जिस पर इंडियन गवर्नमेंट टेबी को एक बागी कहती है और ये भी कि अब उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उसने कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किए थे और सिर्फ ये उसकी एक लापरवाही थी। ओम ओजा परेशान हो जाता है और टेबी की वाइफ का उसके पास फोन आता है कि टेबी कहाँ है और उसको बच्चा होने वाला है। ओम ओजा झूठा दिलासा देकर कहता है कि मैं उसको लेकर आ रहा हूँ। अब ओम ओजा काफी कोशिश करता है टेबी को ढूंढने की और इस बीच गवर्नमेंट से अपील भी करता है कि वो पाकिस्तान पर प्रेशर डालकर उनके पायलट को वापस करें, पर इंडियन एयरफोर्स टेबी को अपनी लापरवाही की वजह बताकर उसकी गलती की वजह से ढूंढना तो दूर इस पर बात भी नहीं करते और ओम ओजा को कहते हैं कि जाओ सबूत लेके आओ। फिर प्रेजेंट टाइम अहमद से ओम ओजा पूछता है कि वो इंडियन पायलट का क्या हुआ जिसको तुमने गिराया था, जिस पर अहमद उसे साफ मना कर देता है कि उनको इजाजत नहीं है कुछ भी बताने की। पर इतना तो ओम ओजा को यकीन हो गया था कि वो और कोई नहीं बल्कि टेबी था। फिर देखते हैं कि ओजा और उसकी टीम को वीर चक्र अवार्ड मिलता है और प्रेजेंट टाइम में ओम ओजा और उसकी वाइफ मिलते हैं गीता से, जो कि वाइफ है टेबी की। तो वो उनके बारे में उससे पूछती है तो ओम ओजा उसे बताता है कि एक क्लू मिला है और इसी पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ओम ओजा अपना वीर चक्र अवार्ड टेबी की फोटो के पास रख लेता है। पाकिस्तानी पायलट अहमद को ओम ओजा और इंडियन गवर्नमेंट रिलीज करती है, पर इसी बीच वो अहमद से कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी फैमिली जिंदगी भर तुम्हें ढूंढती रहे। इस पर अहमद समझ जाता है कि ये उसी पायलट की बात कर रहा है, मतलब टेबी की। अहमद उसे उसी बात का जवाब देता है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए ये सब कर रहा है और ओम ओजा अहमद को पाकिस्तान भेज देता है। फिर इस इवेंट को 20 साल हो जाते हैं और ओम ओजा रिटायर हो जाता है और उसके घर एक पार्सल आता है अहमद की तरफ से। अब उस पार्सल में अहमद ने ओजा को एक खत और एक बुक दिया था जिसमें अहमद ने उस अननोन पायलट के बारे में एक हिंट दिया था। और जब ओम ओजा ने वो बुक पढ़ा, अब वो बुक एक अमेरिकन राइटर का था जिसमें पाकिस्तान इंडिया की जंग के बारे में था और उस अननोन पायलट के बारे में भी लिखा था। अब उसके बारे में इसलिए लिखा था क्योंकि उसने अमेरिकन एडवांस टेक्नोलॉजी से बने फाइटर जेट को गिराया था और उसमें अमेरिका खुद परेशान था कि एक मामूली फाइटर जेट ने उनके इतने पावरफुल जेट को कैसे डिस्ट्रॉय किया। देन फिर ओम ओजा जब ये सब कुछ जान लेता है तो वो टेबी को ढूंढने के लिए एक लेटर लिखता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ओम ओजा के दिए हुए सबूतों को देखकर टेबी की जांच करने का हुक्म देता है। इस पर सीनियर्स ओम ओजा को टेबी की इंक्वायरी करने को बोलते हैं और फिर ओम ओजा कुछ कंट्रीज में जाता
जाता है और उसकी छानबीन करने के बाद वो वापस आता है इंडिया। और फिर एक इंडियन एयरफोर्स की मीटिंग होती है और फिर उसमें ओजा बताता है कि टेबी अगर ना होता तो वो आज जिंदा ना होते, अगर टेबी ना होता तो वो 1965 की जंग जीत नहीं पाते। फिर हमें फ्लैशबैक दिखता है, ओम ओजा पाकिस्तान जाके अहमद से मिलता है और फिर अहमद ओम ओजा को उस एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि कैसे उसका एक सामना हाईली स्किल्ड पायलट के साथ हुआ था। और फिर से हमें एक और फ्लैशबैक दिखता है 1965 का। ये 7 सितंबर की डेट होती है और ओम ओजा और उसकी टीम ने पाकिस्तान के 11 स्टार स्ट्राइक फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय किया था, जबकि वो 12 थे। और उस जंग में अहमद भी होता है और फिर वो देखता है कि एक स्टार स्ट्राइक फाइटर जेट खड़ा है और वो फिर उस पर चढ़कर उनका पीछा करता है। ओम ओजा और उसकी टीम को ये खबर नहीं थी और फिर अहमद का सामना टेबी के साथ होता है। स्टार स्ट्राइकर फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा एडवांस होता है जिसकी खबर टेबी को नहीं होती और अहमद टेबी को लॉक करके एक मिसाइल लॉन्च करता है और यहाँ पर टेबी ओजा की टेक्निक का यूज करता है और मिसाइल को भटका देता है। अहमद को लगा वो मर गया पर टेबी फिर भी अहमद पर ही गोलियां मारता है और फिर यहीं पर अहमद को लगता है कि ये कोई दूसरा जेट है, पर असल में ये वही जेट होता है, मतलब टेबी होता है। अहमद और टेबी के बीच अच्छी खासी एयर फाइट होती है। अहमद बताता है कि उसने अपनी लाइफ में ऐसी फाइट नहीं की थी और ऐसा पायलट मैंने नहीं देखा, जबकि उसके पास कोई खास फाइटर जेट था ही नहीं। फिर जब अहमद और टेबी का सामना एक दूसरे से होता है तो अहमद बहुत ही फायर करता है टेबी पर, जिससे टेबी को 3 से 4 गोलियां लगती हैं, पर फिर भी टेबी हार नहीं मानता और वो जाते जाते अपने जेट को अहमद के स्टार स्ट्राइक के जेट को टक्कर मारता है। अहमद बहुत ही कोशिश करता है उससे बचने की, पर फिर भी उसके जेट का एक पर जो है वो कट जाता है, जिससे वो स्टार स्ट्राइकर जेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और अहमद उस जेट से निकल जाता है और टेबी उस जेट में फंस जाता है। वो भी काफी कोशिश करता है मगर वो निकल नहीं पाता। टेबी समझ जाता है कि भाई अब सिर्फ और सिर्फ मौत है और वो अपनी वहाँ वाइफ को याद कर रहा होता है और वो जेट जमीन में आके डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अहमद ओम ओजा को टेबी की कब्र दिखाता है वहीं पाकिस्तान में। ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है, सच कहूँ तो रोना आ जाएगा। इसी पर वो फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर जितने भी मीटिंग रूम में एयरफोर्स के मेंबर्स बैठे थे वो सब के सब रोते हैं और उनको पता चलता है कि सच में टेबी एक सच्चा देशभक्त था और उसने अपनी कंट्री की वजह से अपनी जान कुर्बान कर दी। और फिर 1928 को टेबी को महावीर चक्र अवार्ड मिलता है और ये फिल्म यहीं खत्म होती है और लास्ट में हमें फोटोज देखते हैं जो कि रियल इवेंट से बेस्ड होते हैं। यकीन करो उनको देखकर आपको जरूर अपने जवानों पर फख्र महसूस होगा और आप कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे होंगे कि अगर ये ना होते तो हम अपने मुल्क में और अपनी कंट्री में महफूज नहीं होते। इन जवानों के लिए एक सल्यूट तो बनता ही है, चाहे फिर वो इंडियन हो या फिर पाकिस्तानी, वो हमेशा अपने कंट्री की हिफाजत करते रहते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी यही थी जो कि अच्छी है, इमोशन से भरी पड़ी है। लास्ट में बहुत ही ऐसे सीन्स हैं जो कि इमोशनल हैं और रोना आएगा। कुछ सीन्स हैं इस फिल्म के अंदर जो बिल्कुल गूज़बम्प्स वाली फीलिंग देते हैं, यकीन करो देखकर मजा आ जाता है। अब ये कहानी कितनी सच्ची है पता नहीं, बट जो भी फिल्म की कहानी अच्छी है, अपने ऑडियंस को एंगेज करके रखती है, भटकती तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम एक्शन की बात करें तो फिल्म का एक्शन भी अच्छा है और यकीन करो कि इस फिल्म का एक्शन मुझे फाइटर फिल्म के एक्शन से अच्छा लगा, चाहे फिर वो जैसे भी VFX यूज किए गए हों। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई यहाँ पर सभी कास्टिंग की परफॉर्मेंस आउट क्लास, ये भी अंदाजा नहीं होगा कि और ये भी आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई एक्टिंग कर रहा हो। जैसे भी भाई ये फिल्म अच्छी है, इंजॉयबल है। अगर आपको अपने कंट्री से मोहब्बत है, वैसे हर किसी को अपने कंट्री से मोहब्बत होती है, आपको होगी, मुझे है, तो हाँ उसके लिए ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर एक बात है इस फिल्म में मैंने नोट की कि ऐसी कोई भी यहाँ पर चीज नहीं दिखाई गई जिससे ये पता चले कि हाँ हम दूसरे किसी कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ दोनों कंट्रीज ने अपने अपने जवानों को एक रिस्पेक्ट दी है जो कि बहुत ही अच्छा है। जो भी मुझे ये फिल्म अच्छी लगी और आई होप के
आपको ये मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। और एक बात नोट कर लो, मैं एक्सप्लेन वीडियो मूवीज रिलीज के 4-5 दिन बाद बनाता हूँ, क्योंकि भाई वो नई फिल्म होती है और उस पर पहले दिन ही एक्सप्लेन वीडियो बनाकर हाइप को खत्म करना नहीं चाहता हूँ मैं, और ना ही फिल्म को खराब करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई फिल्म करोड़ों रुपयों में बनती है और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई कहानी एक्सप्लेन करके उनका कोई नुकसान हो। और एक और मेन बात के भाई, जब भी फिल्म रिलीज होती है तो उसके पहले या दूसरे दिन अगर मैं पूरी एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे उस प्रोडक्शन हाउस से कॉपीराइट मिल सकता है और स्ट्राइक मिल सकता है, जो कि मेरे चैनल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए मैं फिल्म रिलीज होने के 6 या 7 दिन या कम से कम 4 दिन बाद एक्सप्लेन वीडियो बनाता हूँ। आई होप के आप अब समझ गए होंगे, और इसी बात पर आप जस्ट हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।